स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो मान लीजिए आप अपने वर्क प्लेस पर मन लगाकर जी तोड़ काम करते हैं, मगर जब मंथ एंड पे आपकी सैलरी आती है तो सेम वर्क प्रोफाइल और सिमिलर वर्कलोड होने के बाद भी आपके और आपके कोवर्कर्स के बीच सैलरी में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और वो डिफरेंस भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि आपकी सैलरी आपके कोवर्कर से ऑलमोस्ट 2/3 ही है। जाहिर है कि यदि आपके साथ ऐसा हो तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर आपके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। क्या ये आपके एम्प्लॉयर की गलती से हुआ है या फिर आपके काम में कोई कमी है? क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो आपकी सैलरी आपकी कलीग्स के बराबर ही होनी चाहिए। मगर क्या हो कि आपको इस बात का पता चले कि ये तो आपके वर्कप्लेस की यूजुअल प्रैक्टिस है, जहां सिमिलर वर्क के लिए भी लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है और ऐसा यूं ही चलता रहेगा। जरा सोच कर देखिए कि उस समय आपके दिल पर क्या बीतेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसी ही परिस्थिति हमारे देश की महिलाओं को भी फेस करनी पड़ती है। जी हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 34% कम वेजेस या वेतन मिलता है, जिसके चलते वेजेस के अकॉर्डिंग हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच जेंडर पे गैप दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब आज के भारतीय समाज में औरतें पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, फिर वो चाहे व्हाइट कॉलर जॉब हो या ब्लू कॉलर जॉब, एग्रीकल्चर हो या बिजनेस, आर्म सर्विस सेक्टर हो, आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेशन, स्त्रियां हर जगह हर फील्ड में आज अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। तो फिर महिलाओं और पुरुषों के वेतन में इतना अंतर क्यों है? तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या इसके पीछे कोई रीजनल लॉजिक है या फिर ये समाज की गलत अवधारणा का एक नतीजा है? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी रिलेटेड सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सिंपल टर्म्स में जेंडर पे गैप कैलकुलेट करते समय एक ही तरह के काम के लिए विमेन और मेन को मिलने वाले एवरेज ग्रॉस अर्ली अर्निंग के डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से पहले एम्प्लॉयज को सीधे दिए जाने वाले सैलरीज पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए पुरुष को 100 रुपए प्रति घंटा के रेट से पे किया जाता है, तो आईएलओ के आंकड़े बताते हैं कि सिमिलर जॉब के लिए महिला को केवल 66 रुपए प्रति घंटे के रेट से पेमेंट किया जा रहा है। वहीं अगर हम आईएलओ के डेटा को साइडलाइन भी कर दें तो भी देश में NSSO द्वारा प्रेजेंटेड लेबर फोर्स सर्वे डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि देश की 2018-19 में महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में 28% कम वेजेस दिए जाते हैं, जो भले ही 1993-94 के 41% के आंकड़े से कम होता दिखाई दे रहा था, मगर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 की रिपोर्ट बताती है कि कोविड पैंडेमिक ने इस प्रोग्रेस को फिर से एक बार रिवर्स कर दिया है और 2018-19 से लेकर 2020-21 के बीच केवल 2 सालों में ही ये गैप एक बार फिर 7% बढ़ गया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का भारत एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा है, जहां से वो आने वाले वर्षों में एक पावरफुल ग्लोबल प्लेयर बनने की ओर अग्रसर है। और यहाँ की महिलाओं ने समय समय पर अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया भर में मनवाया है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमारे देश में उसके साथ ये भेदभाव हो रहा है तो ऐसा होना न केवल उनके साथ गलत है, बल्कि पूरे देश के प्रगति की राह में एक रोड़ा है, जिसकी वजह से वर्कप्लेस पर महिलाओं के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के चलते वो लेबर फोर्स का हिस्सा बनने से कतराती हैं और इंडियन डेवलपमेंट की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाती, जिसका प्रमाण हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2023 के जेंडर गैप इंडेक्स में देखने को मिलता है, जहां भारत आज भी 146 देशों की लिस्ट में 127वें रैंक पर खड़ा दिखाई देता है। साथ ही यदि हम वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि भारत में टोटल लेबर इनकम का 82% पुरुष अर्न करते हैं, जबकि महिलाएं इसका केवल 18% ही अर्न करती हैं। बल्कि अगर हम सेक्टर वाइज डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के 2020-21 के डेटा के अनुसार एक विमेन एग्रीकल्चर फील्ड लेबरर अपने मेल काउंटरपार्ट की तुलना में पर डे 89 रुपीज कम अर्न करती है, जहां एक पुरुष को ऑन एन एवरेज पर डे 383 रुपीज पे किया जाता है, तो वहीं एक महिला पर डे 294 रुपीज ही कमाती है। हालांकि ये डिफरेंस स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। यदि हम स्टेट वाइज डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां केरला में एक फील्ड लेबरर पुरुष को पर डे 789 रुपीज मिलते हैं, तो वहीं एक महिला को 537 रुपीज का पेमेंट किया जाता है। हालांकि ये पेमेंट किसी भी अन्य स्टेट के मुकाबले सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ विमेन को उसके मेल काउंटरपार्ट से
252 रुपीस कम मिलते हैं। इसी तरह 2020-21 तक तमिलनाडु में एग्रीकल्चर फील्ड लेबरर्स के बीच जेंडर पे गैप सबसे अधिक यानी कि 112% था। इसके बाद गोवा में 61% और केरला में लगभग 32%, जबकि झारखंड और गुजरात में वेज गैप 6% के साथ सबसे कम है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि डिफरेंस कम हो या ज्यादा, मगर मेल और फीमेल के वेज में डिफरेंस हर स्टेट में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सैलरीड एम्प्लॉयज की बात करें तो हम पाएंगे कि जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच एक साल में एक एवरेज सैलरीड पुरुष ने एक महीने में 20,666 रुपीस कमाए। दूसरी ओर एक एवरेज सैलरीड महिला ने 15,722.25 रुपीस कमाए। सैलरीड क्लास में वेज गैप उड़ीसा में सबसे अधिक यानी कि 68% था। इसके बाद झारखंड में 67% और गुजरात में 62% था। यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि गुजरात ऐसा स्टेट है जहाँ एक एवरेज सैलरीड महिला को सबसे कम सैलरी मिलती है, जो कि है ₹10,419 पर मंथ। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का वेज गैप को लेकर यह भी कहना है कि फिजिकल पैरामीटर्स के नजरिए से विमेन के कंपैरिजन में मेन फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे में एग्रीकल्चर लेबर वर्क के लिए मेन को विमेन के कंपैरिजन में ज्यादा पे किया जाना जस्टिफाइड है। मगर यदि हम लेबर मार्केट की होलिस्टिक पिक्चर देखें तो हम पाएंगे कि ये वेज डिफरेंस केवल इसी सेगमेंट तक या केवल फिजिकल पैरामीटर्स की वजह से नहीं है, बल्कि हाईली एजुकेटेड कॉर्पोरेट हाई टेबल्स में भी ऐसा ही इनजस्टिस देखने को मिलता है। जहां मार्च 2023 में जारी CFA इंस्टीट्यूट की स्टडी से पता चलता है कि जैसे जैसे महिलाएं करियर में आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे उनके और उनके मेल काउंटरपार्ट्स के बीच पे गैप भी बढ़ने लगता है। इसमें कहा गया है कि विमेन और मेन का मीडियन रेम्यूनरेशन रेशियो की मैनेजरियल पोजीशन के लिए 0.52 और डायरेक्टर्स के लिए 0.64 था। इसका मतलब है कि एक की मैनेजमेंट पोजीशन पर बैठी हुई महिला अपने मेल काउंटरपार्ट के कंपैरिजन में केवल आधा पैसा ही कमाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जेंडर के बेसिस पर एक मैनेजरियल पोजीशन का ब्रेकडाउन प्रोवाइड करने वाली 112 कंपनीज में से 77 कंपनीज यानी कि 69% में कोई भी महिला एक की मैनेजरियल पोजीशन पर थी ही नहीं। हालांकि इस बीच कुछ लोग शोबिज जैसे मूवीज या स्पोर्ट्स के फील्ड में मेल और फीमेल के बीच के पे गैप को भी पॉइंट आउट करते हैं, जहां उनका कहना है कि मेल एक्टर्स या मेल स्पोर्ट्स पर्सन को ज्यादा फी और एडवर्टीजमेंट्स के लिए ज्यादा एंडोर्समेंट वैल्यू दी जाती है। मगर इस आरोप से उलट इस बात को पॉइंट आउट किया जाता है कि इन सभी फील्ड्स में एक्टर्स की स्टार वैल्यू या स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग ही उनके वेजेस या मार्केट वैल्यू तय होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही फील्ड्स पॉपुलैरिटी के मार्केट डायनेमिक्स पे वर्क करते हैं, जहां जो जितना ज्यादा पॉपुलर या क्राउड पुलर होगा वो उतना ही ज्यादा बिजनेस करेगा और इसीलिए वो उतनी ही ज्यादा वेज का हकदार होगा। और चूंकि अक्सर मेल एक्टर्स की फैन फॉलोइंग और स्टार वैल्यू और मेल स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसीलिए इसका सीधा असर क्राउड पुलिंग और बिजनेस मार्केट डायनेमिक्स पर पड़ता है। उदाहरण के लिए जहां 2022 के विमेंस वर्ल्ड कप की अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एवरेज व्यूअरशिप 1.64 बिलियन थी, वहीं 2022 मेंस वर्ल्ड कप की टोटल व्यूअरशिप इससे ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा यानी लगभग 6.58 बिलियन थी। इसी तरह यदि हम मेल स्टार्स की क्राउड पुलिंग मूवीज को विमेन सेंट्रिक या विमेन लेड मूवीज से कंपेयर करें तो भी हमें बिजनेस और मार्केट डायनेमिक्स के लिहाज से इनके बीच की बड़ी खाई देखने को मिलती है। ऐसे में टूर्नामेंट की प्राइज मनी, मैच फीस या मूवी स्टार्स के साइनिंग फी या एडवर्टीजमेंट एंडोर्समेंट फी का ये डिफरेंस जस्टिफाइड माना जाता है, जिसे वेज गैप कहने के बजाय क्राउड पुलिंग के लिए ड्यू क्रेडिट कहना ज्यादा सही होगा। मगर दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत के कन्वेंशनल लेबर फोर्स में ये पे गैप क्यों मौजूद है। दोस्तों अगर हम गौर करें तो भारत के पुरुष प्रधान समाज में एक वर्किंग वुमेन को एक तरह से डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है, जहां उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर के साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएं। यहां तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक एवरेज इंडियन वुमेन हर दिन लगभग 299 मिनट्स हाउस होल्ड वर्क पर स्पेंड करती है, जबकि 134 मिनट्स केयर गिविंग ड्यूटीज में, जो कुल मिलाकर लगभग 7.3 आवर्स होता है। यानी एक भारतीय महिला अपने दिन का ऑलमोस्ट 1/3 टाइम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड रियरिंग और एल्डर्स के केयर गिविंग में ही बिता देती है। जबकि इसके उलट एक एवरेज इंडियन मैन 97 मिनट्स हाउस होल्ड वर्क को और 76 मिनट्स केयर गिविंग को देता है, यानी लगभग 3 घंटे। यही कारण है कि इंडियन वुमेन को दुनिया के मोस्ट ओवरवर्क्ड वुमेन माना जाता है, जिसके चलते एक एवरेज इंडियन वुमेन या तो अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ही नहीं पाती, अगर वो ढूंढती भी है तो प्रीडोमिनेंटली
इनफॉर्मल सेक्टर या होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस में ही अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाशती है। ऐसे में जाहिर है कि उनकी सैलरी और करियर ग्रोथ दोनों ही मेल काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे वो कभी अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा ही नहीं पाती। साथ ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समाज के इसी पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से छोटी उम्र से ही एक गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर करियर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसके चलते आमतौर पर उनके एजुकेशन और न्यूट्रिशन पर इन्वेस्टमेंट भी मेल काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में कम ही होती है। ऐसे में अर्ली एज में गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और स्किलिंग पर बढ़ती गई ढिलाई उनके फ्यूचर करियर प्रोजेक्शंस को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है। साथ ही लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भारत की गर्ल चाइल्ड और महिलाओं के बीच वाइड स्प्रेड मैल नरिशमेंट और अनीमिया भी उन्हें मेल काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में एक अनफेयर डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर लाकर खड़ा करता है। यही कारण है कि यदि हम लेबर वर्कफोर्स में इंडियन वुमेन के पार्टिसिपेशन पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि आज भी 30% के आसपास ही बना हुआ है। हालांकि आज के समय में भारतीय समाज की सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है और गर्ल एजुकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही वर्कफोर्स में उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव जैसे सपोर्टिव प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार विमेन के सपोर्ट में बनाए गए ये स्कीम्स भी कभी कभी उनके खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनती है, जहां ये देखा जाता है कि जब महिलाएं अपनी मैटरनिटी लीव के बाद फिर से वर्कफोर्स ज्वाइन करती हैं तो वो उस समय तक का जॉब एक्सपीरियंस और पेमेंट इंक्रीमेंट खो चुकी होती हैं, जो उन्हें अपने मेल काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में एक डिसएडवांटेज देता है। यही नहीं, ये भी देखा जाता है कि जनरली जहां एक और जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले मेल शादी करते हैं या अपनी फैमिली एक्सपैंड करते हैं तो वर्किंग सर्कल में उसे लेकर ये प्रेजुडिस रखा जाता है कि अब वो और भी अधिक रिस्पॉन्सिबली वर्क करेंगे। साथ ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए जॉब स्विच करने के बजाय सेम कंपनी के साथ ही लॉयल रहेगा। वहीं इसके उलट जब एक महिला शादी करती है या फैमिली एक्सपैंड करती है और एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके अगेंस्ट ये नेगेटिव बायस बना लिया जाता है कि अब ये मैटरनिटी के लिए या तो विदाउट वर्किंग प्रोलॉन्ग्ड मैटरनिटी लीव पे जाएगी या अब अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। ऐसे में अनफेयर बायस्ड एटीट्यूड की वजह से महिलाओं को वर्क प्लेस पर एक अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता है, जो उनके करियर ग्रोथ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसका सीधा असर अक्सर उनके पे गैप या कभी कभी हायर होने के चांसेस पर भी पड़ता है। और इन कारणों से लेबर फोर्स में महिलाओं का लो रिप्रेजेंटेशन और खासतौर पर डिसीजन मेकिंग पावर वाले मैनेजमेंट रोल्स में उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन जेंडर पे गैप और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फ्यूल करने का काम करता है। इन सब के अलावा दोस्तों एक्सपर्ट्स के अनुसार वेज गैप का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर विमेन एजुकेशन में उनके मेजर सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन भी है। असल में नोटिस किया गया है कि साइंस और इकोनॉमिक मेजर्स हायर पेइंग ऑक्यूपेशन को डोमिनेट करते हैं और इस मामले में भारत में विमेन की संख्या मेन के कंपैरिजन में काफी कम है। जहां स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड में देश की वर्कफोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन केवल 27% है। इसी तरह फाइनेंशियल लिटरेसी में जेंडर गैप, अनइक्वल करियर प्रोग्रेशन ट्रेजेक्टरीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज में होने वाला डिस्क्रिमिनेशन भी आमतौर पर पेड वर्क्स में विमेन पार्टिसिपेशन को प्रभावित करता है। लेकिन इन कारणों के बाद भी कुछ स्टडीज जैसे कि ओक्साका ब्लाइंडर डिकम्पोजिशन टेक्निक से पता चलता है कि एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री जैसी सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के बाद भी मेन और विमेन के बीच वेज गैप को पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। रिसर्चर्स के अनुसार महिलाओं के खिलाफ स्टीरियोटिपिकल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी मौजूद है और यही डिस्क्रिमिनेशन वेज गैप के रिमेनिंग पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहां उन्हें पुरुषों से कमतर आंका जाता है और अक्सर की पोजीशंस के लिए दो चॉइसेस के बीच मेल को फीमेल के कंपैरिजन में अनफेयर एडवांटेज दिया जाता है। साथ ही अनसेफ वर्कप्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सोसाइटी के स्टीरियोटाइप से लड़कर महिलाओं के लिए अपने करियर पर फोकस कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इंटर रीजन मोबिलिटी या ऑड आवर्स में वर्किंग भी उनके लिए चैलेंजिंग जॉब रोल्स एक्सेप्ट करने और उसके रिटर्न में ग्रोथ लेने में बाधा बनता है और इन कारणों से भी वो अक्सर करियर और वेज ग्रोथ की रेस में पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। मगर दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। दोस्तों यूं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी को एक फंडामेंटल राइट की तरह मेंशन किया गया है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 रिलीजन, रेस, कास्ट और बर्थ प्लेस को बर्थ के साथ साथ जेंडर के बेसिस पर भी किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को अनुचित ठहराता है। और यही कारण है कि देश में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेजेस प्रोवाइड करने के लिए 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट और 1970 का
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी बनाए गए हैं। यही नहीं, 1976 का द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट भी इसी कड़ी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करता है। मगर फिर भी इन लॉस के इन्फोर्समेंट में हमें आज भी ढिलाई देखने को मिलती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन इनैक्टेड लॉस के साथ न्यूली फॉर्म्ड लेबर कोड बिल्स में भी समस्या से निपटने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस को इंक्लूड करें, जिससे न केवल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में बल्कि प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मेल और फीमेल के बीच पे में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। साथ ही जिस तरह से भारत ने बीते कुछ सालों में विमेन एजुकेशन, स्किलिंग, न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस और सेफ्टी एट वर्कप्लेस को अपनी प्रायोरिटी बनाया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत की आधी आबादी भी जल्द ही इस जेंडर वेज गैप को खत्म करके इंडियन इकोनॉमी के पहिए को और अधिक गति देगी। वहीं जेंडर पे गैप जैसे कॉम्प्लेक्स इशू और इसके यूनिवर्सल ट्रेड को देखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 में इक्वल पे ऑफ वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है, जिस पर G20 सहित कई फोरम्स में चर्चा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में G20 के 5 पॉलिसी रिकमेंडेशंस को बताया गया है, जिनके थ्रू भारत सहित सारे G20 देशों में जेंडर पे गैप को ब्रिज किया जा सके। ये 5 पॉलिसी रिकमेंडेशंस इस प्रकार हैं। पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पे ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन, यानी कि वेतन पारदर्शिता कानून का इम्प्लीमेंटेशन, जिससे पेमेंट को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना और क्रॉस वेरिफिकेशन करना आसान हो। दूसरा रिकमेंडेशन है डेटा के आधार पर जरूरी फील्ड्स में जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग का प्रोविजन बनाया जाए, जिससे विमेन को भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का समान अवसर मिल सके। तीसरा रिकमेंडेशन है चाइल्ड केयर के लिए पेड या सब्सिडाइज पेरेंटल लीव जैसी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन, जिससे अक्रॉस ऑल सेक्टर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को टैकल किया जा सके। चौथा रिकमेंडेशन है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट या इससे जुड़े एरियाज में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना। और लास्ट रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इस समस्या को खत्म करने के लिए काम करना। हालांकि अब रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लेते हुए क्रिकेट के फील्ड में भी इक्वालिटी लाने के लिए आईसीसी ने मेन और वुमेन क्रिकेट के लिए इक्वल प्राइज मनी की घोषणा की है, ताकि वुमेन क्रिकेट को भी मेंस क्रिकेट की तरह वही पुश मिल सके जिसकी वो हकदार हैं। मगर अभी इसके लिए और भी प्रयास किए जाने बाकी हैं। मगर दोस्तों, जेंडर पे गैप की समस्या ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस के बजाय बहुत हद तक सब्जेक्टिव सॉल्यूशन से ही दूर होगी, जहां हमें और हमारे समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और महिलाओं को पुरुषों से कम आंकने की गलत सोच छोड़नी होगी। साथ ही हमें अपनी महिलाओं को उनका सही हक दिलवाना होगा और इस जेंडर इक्वालिटी की शुरुआत होगी हमारे और आपके घर से, जहां एक परिवार को पालने का दायित्व घर के पुरुषों को भी उठाना होगा, जहां हमें अपने घर के बच्चों को बचपन से ही ये बात सिखानी होगी कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मामले में एक महिला और पुरुष अलग अलग नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपनी आधी आबादी को वो समय और वो स्वतंत्रता दे पाएंगे जहां वो अपने सपने मारने के बजाय अपने और अपने खुद के भविष्य के बारे में सोच पाएंगी। और तभी हम अपने भारत के लिए ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जैसा हमारा भारत को होना चाहिए। दोस्तों, यदि भारत को इस अमृतकाल में ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी कमियों को दूर करके उन्हें अपनी शक्ति में बदले। ऐसे में हमें और हमारे देश के लिए जरूरी है कि हम अपनी आधी आबादी के साथ हो रही इस प्रैक्टिस में सुधार लाएं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, देयर आर वेरियस प्रोविजंस गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन इन इंडिया. Despite these provisions, Indian women face pay discrimination in various sectors. Mention the reasons and also provide suggestions to overcome this problem. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।